अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। आपने पहले डिस्कस किया ब्लॉक फंक्शन फॉर पीरियोडिक वेव फंक्शंस, फिर आपने क्रॉनिक पेनी मॉडल डिस्कस किया और आज हमारे पास है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये मॉडल जो है ये इसमें हम क्रिस्टल पोटेंशियल को इतना वीक कंसिडर करते हैं कि जिसकी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी वीक है। ठीक है, तो फिर अगर पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी से वीक है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री पार्टिकल्स की तरह ही बिहेव करते हैं। लेकिन ये जो वीक पीरियोडिक पोटेंशियल है क्रिस्टल का, ये कुछ किसी हद तक पोर्टेबल इफेक्ट ज़रूर क्रिएट करता है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन केस से एनर्जी और वेव फंक्शंस की वैल्यू थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पे हट जाती हैं या डिफरेंट हो जाती हैं। तो हमें इस मॉडल से वो पर्टर्बिंग इफेक्ट्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम चलते हैं, जब हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो डिस्कस किया जिसमें हम पोटेंशियल को ज़ीरो लेते हैं, इन दैट केस जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो बिल्कुल एक प्लेन वेव फंक्शन होता है जिसको आप लिख सकते हैं फाई के इक्वल्स टू 1/√NA e रेज़ टू पावर आयोटा kx। इसमें n क्या है, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है वो एक माइक्रो क्रिस्टल है जिसकी लेंथ जो है वो Na है। A लेटेस्ट कांस्टेंट है और हम यहाँ पे फॉर सिंप्लीफाइड केस रखते हैं और अपना जो क्रिस्टल है उसको हम वन डायमेंशन में लेंगे। उसके बाद आ गई अनपर्टर्ब्ड एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू आपको पता है कि क्या आती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन केस। एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, h² k² बाय 8² m। ठीक है, और जो डायग्राम बनती है E और K के दरमियान वो एक पैराबोला होता है जो कि डिस्पर्शन रिलेशन को शो करता है। ये देखें, इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये K की वैल्यूज π/a, 2π/a, 3π/a, -π/a, -2π/a, ये क्या हैं, ये ब्रिलियन जोन है। ये जो मॉडल है ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, इसको हम एम्प्टी लैटिस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर हम इसमें कुछ थोड़ी सी हम चेंजेस करते हैं। अगर हम ये कहें कि जो k है उसकी वैल्यू विद इन π/a है, यानी फर्स्ट ब्रिलियन जोन से बाहर नहीं है k की वैल्यू, तो फिर अगर हमें नेक्स्ट जोन में वेव वेक्टर लेना है तो हम उसे कैसे लेंगे। उसे भी हम ऐसे ले सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट अगर पॉइंट जो है वो नेक्स्ट जोन में आ गया है आइदर इन दिस साइड और दिस साइड, तो उस पॉइंट को फिर अब आप k की बजाय क्या कहेंगे, k प्राइम कहेंगे और k प्राइम इक्वल्स टू k प्लस g। इसमें g क्या है, इट इज रेसिप्रोकल वेक्टर। आपको पता है जैसे ब्रैग्स लॉ में इंसिडेंट वेक्टर और रिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड वेक्टर का जो डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π/a। ठीक है, जिसको आप g भी कहते हैं और इसको हम रेसिप्रोकल वेव वेक्टर कहते हैं। तो यही रिलेशन हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लेन वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अब हमारे पास इन दिस केस हम वेव फंक्शन फाई k प्राइम इज इक्वल्स टू 1/√NA e रेज़ टू पावर आयोटा k प्राइम x लिख सकते हैं। स्टिल इट इज अनपर्टर्ब्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखें एनर्जी, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट अब ये है कि पर्टर्बेशन थ्योरी, आप क्वांटम मैकेनिक्स में आपने इसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं, आपने इसकी बेस पढ़ी है। तो हम यहाँ पे चूँकि पोटेंशियल वीक है, पीरियोडिक है और पोटेंशियल जो है वो ही पर्टर्बेशन प्रोड्यूस कर रहा है। वीक पीरियोडिक पोटेंशियल जो बिटवीन दी आयंस है ये पर्टर्बेशन का बायस है। तो इसलिए हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन अप्लाई करके करेंगे वेव फंक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के अकॉर्डिंग आप वेव फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम अपना न्यू ये आफ्टर पर्टर्बेशन आपका जो वेव फंक्शन है वो ऐसे लिखा जाएगा साई के एक्स इक्वल्स टू फाई के एक्स। ये कौन सा है, ये अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन उसमें ये है।
ये फंक्शन। आगे जो इसके आगे टर्म्स जो होते हैं वो हायर ऑर्डर की हैं। हमारे जो पोटेंशियल है वो वीक है और हायर ऑर्डर पर्टर्बेशन जो है वो उन पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ए के प्राइम एक्स आर कॉन्स्टेंट्स एंड फाउंड टू बी स्मॉल फ्रॉम पर्टर्बेशन थ्योरी, देयर वैल्यूज करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर। अब ए के प्राइम पर्टर्बेशन कांस्टेंट है और पर्टर्बेशन कांस्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं। आपकी स्टेट्स इस वक्त क्या हैं, के प्राइम एंड के हैं और पोटेंशियल जो है उसके साथ आप के प्राइम और के का मैट्रिक्स एलिमेंट जो बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाय ये एनर्जी डिफरेंस है, ये ई के है और ये ई के प्राइम है। ठीक है, अब इसमें मेन पहली बात तो ये कि अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो हमें ये मैट्रिक्स एलिमेंट कैलकुलेट करना है। मैट्रिक्स एलिमेंट आपको पता है कि वेव फंक्शन और पोटेंशियल जिसका आप ले रहे हो आप उसको इंटीग्रल की फॉर्म में ये ब्रा और कैट फंक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि अगर हमें मैट्रिक्स एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो फिर हमें ये देखना है कि पोटेंशियल है कैसी। पोटेंशियल आपकी है पीरियोडिक और जो फंक्शन पीरियोडिक होता है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं फोरियर सीरीज से। तो हम पोटेंशियल को फोरियर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। इसमें ये देखिए ये वी एन क्या है, ये फोरियर कंपोनेंट्स हैं और ये फोरियर फंक्शन है आयोटा 2 पाई एन एक्स ओवर ए। इसमें ए क्या है, इसमें ए जो है वो लेटिस कांस्टेंट है और पोटेंशियल जो है वो पीरियोडिक है। इस चीज़ को प्रूव भी किया जा सकता है। आप वी एक्स को प्रूव कर सकते हैं कि इट इज़ इक्वल्स टू वी एक्स प्लस ए, ये आप खुद प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैट्रिक्स एलिमेंट में आपने क्या किया कि इसका इंटीग्रल कैलकुलेट किया, वी एक्स की वैल्यू पुट की और इंटीग्रल जो है ये आप इसका ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। इस इंटीग्रल में हम अब हम चूँकि डिस्कस करें एक माइक्रो क्रिस्टल जिसकी लेंथ एन ए है तो हम यहाँ पे एन ए को एल पुट कर लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो आपके पास यहाँ पे आ गया सिग्मा एन वी एन 1 ओवर एल। अब आपकी लिमिट्स जाएंगी, अगर आपने लेंथ एल का फाइनाइट लेंथ है एल का क्रिस्टल लिया है तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो डेफिनेटली -L/2 से +L/2 तक जाएंगी और ये आपका फंक्शन ऐसे लिखा गया। अच्छा, अब हम इस पे अगर गौर करें कि 1 ओवर एल इंटीग्रल -L/2 to L/2 e raised to power दिस फंक्शन एंड e raised to power दिस, तो ये मिलके आपके पास एक, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं डेल्टा फंक्शन। ये आपका एक क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन बन गया। क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन में अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होती है तो ये इंटीग्रल जो है वो 1 के इक्वल होता है, अदरवाइज बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए ये इंटीग्रल 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप इस सारे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं डेल्टा फंक्शन, जिसमें अगर तो k प्राइम माइनस के इक्वल है 2 पाई n ओवर ए के, तो फिर तो आपकी वैल्यू रह जाएगी सिग्मा एन वी एन, लेकिन अदरवाइज ये मैट्रिक्स एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। अब हमें तो चूँकि पर्टर्बेशन कैलकुलेट करनी है तो हमें नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स एलिमेंट चाहिए। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ है, इस सारे से हमें क्या पता चला कि मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन ज़ीरो उस वक्त होगा कि जब इनिशियल और फाइनल स्टेट्स, इनिशियल स्टेट आप के कह सकते हैं, फाइनल स्टेट आप के प्राइम कह सकते हैं, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल लैटिस वेव नंबर में रिलेट कर रही होंगी तो देन आपका जो है वो मैट्रिक्स एलिमेंट 0 होगा, नॉन ज़ीरो होगा, यानी आप तब पर्टर्बेशन इफेक्ट्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये एक्सप्रेशन k प्राइम माइनस के इक्वल्स टू 2 पाई n ओवर a, ये इस एक्सप्रेशन को आप ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं। ब्रैग्स लॉ यहाँ पे रेलिवेंट क्यों है, क्योंकि ब्रैग्स लॉ हर वेव के लिए जो जिसकी कोई भी टाइप हो, आइदर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड, क्वांटम मैकेनिक्स, जब भी कोई वेव जो है वो स्कैटर होती है बाय अ पीरियोडिक पोटेंशियल, वहाँ पे ब्रैग्स लॉ अप्लाई होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वेव जो है वो स्कैटर हो रही हैं
बाय पीरियोडिक पोटेंशियल, तो जाहिर है यहाँ पे भी आपका ब्रैग्स लॉ अप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, अब आगे आपका अपने मैट्रिक्स एलिमेंट कैलकुलेट कर लिया, तो फाइनली आपका जो वेव फंक्शन है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपने कुछ कांस्टेंट सपोज कर लिए, ए नॉट एक कांस्टेंट है, उसको आपने 1 कहा, और ये भी वी एन डिवाइडेड बाय ई नॉट के माइनस ई नॉट के प्राइम, ये भी एक कांस्टेंट है, इसको आपने ए एन कह दिया। तो फाइनली आपका वेव फंक्शन इस फॉर्म में आ गया। आप इसको इकट्ठा करके सिग्मा की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे इसको ये यहाँ पे समझ लें कि n जो है वो 0 है और यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं है। तो आप जब इनको इकट्ठा करेंगे तो आप ये कहेंगे कि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये आपका वेव फंक्शन आ गया। अच्छा, अब इस वेव फंक्शन से हमें कुछ बातें जो पता चली हैं वो क्या हैं कि इफेक्ट ऑफ द पीरियोडिक परटर्बेशन विल बी लार्ज फॉर दोज इलेक्ट्रॉन स्टेट्स फॉर विच द डिनोमिनेटर इज 0 और क्लोज टू 0। जब आप इस पीरियोडिक परटर्बेशन को आप अगर वाज़े तौर पे यह समझ लें, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में परटर्बेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो आप किन स्टेट्स के लिए देख सकते हैं? आप सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन स्टेट्स के लिए देख सकते हैं जिन इलेक्ट्रॉन स्टेट्स के लिए डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का मतलब ये जो ई नॉट के माइनस ई नॉट के प्राइम, ये एनर्जी डिफरेंस जो है, ये एनर्जी डिफरेंस जो है ये 0 के करीब होगा, यानी ये बहुत जितना ये स्मॉल होगा उतना ये फैक्टर लार्ज होता जाएगा और उतनी ही आपके जो परटर्बेशन इफेक्ट हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते चले जाएंगे। अब आ जाए वेव फंक्शन, तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम उसको परटर्ब एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। परटर्ब एनर्जी फाइंड करने के लिए आप एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे अप टू सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन। अब यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन तक क्यों गए? क्योंकि इसमें ये जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है इट इज़ जस्ट एवरेज पोटेंशियल ओवर एंटायर क्रिस्टल, यानी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन रहा है ये फैक्टर 1 ओवर एन इंटीग्रल वी एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रल वी एक्स डी एक्स ये एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है ओवर एंटायर क्रिस्टल। तो एवरेज पोटेंशियल जो है वो विद इन द क्रिस्टल पीरियोडिक है, लेकिन जब आप उसकी किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का आप एवरेज लेते हैं तो एवरेज और मीन वैल्यू उसकी 0 या कांस्टेंट या 0 आती है। तो और ये k पे डिपेंड भी नहीं कर रही, ये वैल्यू k पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए इस फैक्टर को एनर्जी में, इसकी परटर्बेशन में इस फैक्टर का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे हम इस फैक्टर को 0 कर देते हैं। तो बाकी हमारा फिर फाइनली एनर्जी की वैल्यू, परटर्ब एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। अब ये है कि ये एनर्जी, परटर्ब एनर्जी की वैल्यू ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टू के या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है इस डिफरेंस पे, ये एनर्जी के डिफरेंस पे। लेकिन ये तो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है। अब वी एन कांस्टेंट है। यहाँ से जब आप इसको देखेंगे ये फैक्टर, ये जैसे जैसे ये फैक्टर स्मॉल होता जाएगा वैसे वैसे ये ओवरऑल ये फैक्टर इंक्रीज करता जाएगा। ये फैक्टर इंक्रीज करता है, अगर ये फैक्टर पॉजिटिव होगा तो आपकी फाइनल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, और अगर ये फैक्टर नेगेटिव होगा तो फाइनल एनर्जी आपकी डिक्रीज करती जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये फैक्टर बिल्कुल 0 हो जाए तो हम ये डिफरेंस, अगर हम इस डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो ये डिफरेंस जो है ये ऐसे इसके इक्वल है, इस एक्सप्रेशन के। ये डिफरेंस 0 कब होगा? ये डिफरेंस उस वक्त 0 होगा कि अगर इस एक्सप्रेशन में ये k की वैल्यू -n π/a हो जाए। तो k की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, जब k की वैल्यू -n π/a हो जाती है, इट मीन्स के k इज इक्वल्स टू -k प्राइम। जब ये -k प्राइम के इक्वल, k जो है वो -k प्राइम के इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट पे इनिशियल और फाइनल एनर्जी यानी इंसिडेंट और स्कैटर्ड
वेव की एनर्जी जो है वो सेम हो जाती है और वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन होती है, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन होती है उस पॉइंट पे। तो इसका मतलब अगर k की वैल्यू माइनस n पाई बाई a होगी तो ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो ऊपर ये देखें, ये डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये आपका ये टर्म इनफिनिट हो जाएगी। जब ये टर्म इनफिनिट हो जाएगी तो वो तो अनडिफाइंड है। मतलब क्या है कि पर्टर्बेशन थ्योरी उस पॉइंट पे ब्रेक कर जाएगी। वहाँ पे पर्टर्बेशन थ्योरी आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी और पर्टर्बेशन वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। इसको देखते हैं आगे। तो फिर हम इसका मतलब है पर्टर्बेशन थ्योरी किन पॉइंट्स पे ब्रेक हो सकती है। ज़ीरो की साइड पे आपको पता है कि प्लस माइनस n पाई बाई a, जब भी k जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई a होगा, जब भी k इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस पाई बाई a होगा, वहाँ पे पर्टर्बेशन थ्योरी ब्रेक कर जाएगी। मतलब ब्रिलियंट जोन्स पे पर्टर्बेशन थ्योरी जो है वो ब्रेक कर जाएगी और वहाँ पे एनर्जी के गैप्स आ जाएंगे जिनको आप बैंड गैप कहते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि नियर जोन बाउंड्री इट इज़ नेसेसरी टू राइट वेव फंक्शन एज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू प्लेन वेव्स whose wave vectors differ from k by reciprocal lattice vectors। इसका मतलब ये है कि जोन बाउंड्री पे एक्चुअली टू वेव्स हो सकती हैं जो सुपरपोज करें, टू वेव्स जो बाउंड्री पे सुपरपोज करें और वो एक इंसिडेंट हो और दूसरी रिफ्लेक्टेड हो। जब दो वेव्स एक जैसी एक दूसरे के साथ सुपरपोज करती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों, तो फिर वो क्या बना देती हैं, वो स्टैंडिंग वेव बना देती हैं। तो इसका मतलब है कि जोन बाउंड्री पे एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी टू वेव्स जनरेट होती हैं, एक k के साथ और एक माइनस k के साथ। ये समझ लें कि एक k के साथ और एक k प्राइम के साथ, और वो क्या होती हैं, वो दोनों मिलके स्टैंडिंग वेव बनाते हैं वहाँ पे। तो आपका जो वेव फंक्शन है इन दैट केस आपका इस तरह से सम ऑफ टू प्लेन वेव्स अब यहाँ पे लिखा जाएगा। एक को आपने लिख लिया ए नॉट ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स, और दूसरी प्लेन वेव इसमें ऐड हो गई ए एन ई रेस टू पावर के प्राइम आयोटा के प्राइम एक्स। ठीक है, ये आपका वेव फंक्शन इस शक्ल में आ गया। मतलब क्या है कि आपका वेव फंक्शन जो है जोन बाउंड्री पर डीजेनरेट हो जाता है। अभी तक आप अप्लाई कर रहे थे नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, लेकिन जोन बाउंड्री पे पहुंच के आपने देखा कि वेव फंक्शन जो है वो डीजेनरेट हो गया है। तो अब डीजेनरेट वेव फंक्शन के लिए आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक वेव फंक्शन k की वैल्यू के साथ होगा और एक k प्राइम की वैल्यू के साथ होगा। अब आप इस डीजेनरेट वेव फंक्शन पे हैमिल्टोनियन अप्लाई करें और ये अकॉर्डिंग टू श्विंगर वेव इक्वेशन आपने ये हैमिल्टोनियन अप्लाई कर दिया। फाइनली आपका ये रिजल्ट आया। ये मैंने नीचे लिख दिए हैं कि ये हैमिल्टोनियन जब जिस फंक्शन पे अप्लाई होता है तो ये वैल्यूज़ देता है। ये पूरा आप इसको डिराइव करके इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो फाइनली आपके पास ये एक्सप्रेशन जो है ये बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन 14 को आप मल्टीप्लाई कर दें ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के एक्स से और इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये ए की ए वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसी एक्सप्रेशन को आप ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के प्लस जी के साथ मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास बी इक्वेशन आ जाएगी। इंटीग्रेट करते हुए कुछ फैक्ट्स जो आपको पता है, स्टेट्स जब आप पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करते हैं तो ये अगर साई एल कॉन्जुगेट साई एम इंटीग्रल हो तो ये डेल्टा फंक्शन के इक्वल होता है। मतलब अगर एल और एम जो हैं वो इक्वल हैं तो इंटीग्रल 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये 0 होगा। और इसी तरह वी एन वैल्यू ये इस तरह से होती है
साई के प्राइम वी एक्स, साई के कॉन्जुगेट वी एक्स साई के प्राइम। अगर तो इस तरह से है तो ये वी एन है, और अगर आप चेंज कर दें इनका ऑर्डर, इसका के प्राइम का कॉन्जुगेट हो जाए साई की, तो ये वी एन कॉन्जुगेट हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें, ये फैक्ट्स आप इसको जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो तब आपको इनकी ज़रूरत पेश आएगी। अच्छा, अब आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ए और एक इक्वेशन बी। और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर सकते हैं। इनका डिटर्मिनेंट, इनका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सिर्फ उसी वक्त होगा कि अगर इनके कोफिशिएंट्स का, इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स जो हैं वो एक, उनका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हो, तो आप कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट बना लें और उस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ई के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर आप सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करें और उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपके पास ई के की वैल्यू ये आ रही है, यानी जो आपको परटर्ब्ड आफ्टर परटर्बेशन एनर्जी चाहिए थी वो ये आ रही है। अब ये एक्सप्रेशन तो आपको ओवरऑल एनर्जी दे रही है, लेकिन हमें एनर्जी कहाँ पे चाहिए? हमें जोन बाउंड्रीज पे चाहिए, जहाँ पे परटर्बेशन पिछले कॉन्सेप्ट से परटर्बेशन ब्रेक हो रही थी, हमें वहाँ पे एनर्जी को देखना है। तो हम ऐसा करते हैं कि k की वैल्यू जो है उसको n पाई ओवर a लेते हैं। पहले n पाई ओवर लेंगे, फिर k की वैल्यू माइनस n पाई ओवर a लेंगे। तो जोन बाउंड्रीज पे ई के, ई नॉट के एंड ई नॉट के प्लस जी दोनों सेम होती हैं, ये हम देख चुके हैं पहले। ये दोनों चीज़ें जो है इस इक्वेशन में पुट करें और आपके पास E प्लस आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई, और उसके बाद आपके पास E माइनस की ये वैल्यू आ गई। मतलब E प्लस क्या है? जब आपने K की वैल्यू n पाई ओवर a रखी, और E माइनस क्या है? जब आपने K की वैल्यू माइनस n पाई ओवर a रखी। ठीक है, दोनों सूरतों में आपके पास से ये एनर्जीज आ गई। अब इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस अगर आप ले लेंगे तो दोनों एनर्जीज का फर्स्ट, और आप जोन बाउंड्री, फर्स्ट जोन बाउंड्री ले लें, यानी n की वैल्यू 1 ले लें। जब आप n की वैल्यू 1 लेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस है, बाउंड्रीज पे जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना आ रहा है? 2v का। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब ये सारी चीज़ें जो आपने ऊपर पी, उसको अगर हम समराइज करें, जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से, पोटेंशियल जो परटर्बेशन क्रिएट करती है उससे हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये हमें ये नज़र आया कि जोन बाउंड्री पे वेव फंक्शन जो है वो 2 प्लेन वेव्स की सुपरपोजिशन होती है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ये देखिए, ये जोन बाउंड्री है। यहाँ पे क्या होती है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की 2 वेव्स आपको मिलेंगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए वो एक दूसरे के साथ सुपरपोज करके यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनाती हैं। और ऐसा कहाँ पे होता है? जोन बाउंड्री में। और वो इन दैट केस जो आपका वेव फंक्शन है, दोनों वेव्स के लिए जो ट्रेवल करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होते हैं, उनके एम्पलीट्यूड सेम होते हैं। और ये एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे जो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस रिजल्टेंट वेव की मिलेगी वो स्मॉल होगी। जैसे जैसे आप हायर एनर्जीज पे चले जाएंगे, इस जोन बाउंड्री पे चले जाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। जस्ट ये है फ़र्क होगा। बाकी ये है कि बैंड गैप जो है एनर्जी का डिफरेंस वो 2v ही रहेगा, फर्स्ट से सेकंड बैंड तक और फिर सेकंड से थर्ड बैंड तक भी आपका जो एनर्जी का इन वेव्स की एनर्जी का डिफरेंस है वो 2v का ही रहेगा। अब आ जाए कि अगर जब हमारी वैल्यू k की अगर 0 हो, यहाँ पे ओरिजिन पे जब k की वैल्यू 0 है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे जो द डिफरेंस इन द अनपर्टर्ब्ड एनर्जीज इज सो लार्ज दैट द परटर्बेशन इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी है अनपर्टर्ब्ड जो एनर्जीज़ हैं उनका डिफरेंस
इतना ज़्यादा है कि पर्टर्बेशन इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, और आपका जो इस पॉइंट पे आपके पास कर्व वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन केस में है। यहाँ पे ये अपनी रूटीन में चल रहा है कर्व। आप देख सकते हैं कि ये कर्व जो है, ये देखें नीचे वाला जो कर्व है जो डॉटेड में चल रहा होगा नीचे, ये फ्री पैराबोला है जो फ्री इलेक्ट्रॉन केस में हमें मिलता है। जबकि जो हम पीरियोडिक पोटेंशियल, इन केस ऑफ पीरियोडिक पोटेंशियल, ये आपके ये लाइन जो है ये यहाँ पे जाके थोड़ा सा डेविएट कर जाती है, फिर गैप आ जाता है, और उसके बाद फिर से ये लाइन कंटिन्यूस होती है और यहाँ पे जाके फिर से ये डेविएट कर रही है। तो ये बीच में जो स्प्लिट्स आ रहे हैं ये उस वीक पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से आ रहे हैं, अदरवाइज आपका ये लाइन जो है ये कंटिन्यूस होती। तो जब k की वैल्यू बहुत स्मॉल है, 0 है, तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन केस जैसा ही है, यानी उस वक्त आपका पोटेंशियल जो है परटर्बिंग पोटेंशियल आपका बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट नहीं कर रहा, इन पॉइंट्स पे जाके फिर वो इसको डिस्टर्ब कर रहा है। और लास्ट का इसका पॉइंट ये है कि अगर जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपकी पोटेंशियल से बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इन दैट केस आपकी परटर्ब्ड एनर्जी और अनपरटर्ब्ड एनर्जी जो है वो तकरीबन बराबर होंगी और ब्रैग रिफ्लेक्शन नहीं होगी, और आपकी एनर्जी की वैल्यूज़ फ्री इलेक्ट्रॉन केस जैसी ही आएंगी। ये आपके एक्सटेंडेड जोन स्कीम है, और अगर इसी स्कीम को, यानी इस फर्स्ट एनर्जी बैंड, सेकेंड एनर्जी बैंड, थर्ड एनर्जी बैंड को अगर आप शिफ्ट कर दें इनसाइड फर्स्ट ब्रिलियन जोन, तो ये सूरत हाल बनती है। ये आप देख चुके हैं पहले ही, एक्सटेंडेड जोन स्कीम और ये रिड्यूस्ड जोन स्कीम। ये फर्स्ट एनर्जी बैंड है, ये सेकेंड एनर्जी बैंड है, और ये थर्ड एनर्जी बैंड है। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट एनर्जी बैंड और यहाँ से सेकेंड एनर्जी बैंड शुरू हो रहा है, तो इन दोनों में क्या है, गैप है, और उसके बाद ये सेकेंड एनर्जी बैंड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और थर्ड एनर्जी बैंड यहाँ से फिर ये शुरू हो रहा है, तो इसमें भी ये बैंड गैप है। तो ये बैंड गैप्स आपको मिल रहे हैं ड्यू टू पीरियोडिक पोटेंशियल। इसको और ज़्यादा, इन पॉइंट्स को और ज़्यादा अगर हम देखें, थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो ये सूरत हाल है। ये नीचे वाली रेड लाइन जो है ये शो कर रही है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को, और ये जो ब्लू लाइन है ये पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए यूज़ हो रही है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल।